नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आप सभी साथी उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई जो है अच्छे से तैयारी चल रही होगी। और आप सभी को पहली बार में क्या है एग्जाम को क्रैक करना है। जो भी हमारे साथियों का अब तक नहीं हो पाया है एग्जाम क्रैक, वो अपनी मेहनत से अपनी लगन से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। और इसी सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष की में हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्या उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र था, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, वो आपका प्रागैतिहासिक काल में किस तरह का था। उस समय पे इस क्षेत्र में जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है यहाँ पे क्या क्या चीजें घटित हुई थी। इसी तरह से आपका आद्य ऐतिहासिक काल में, आपका ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीजें घटित हुई थी, ये सारी चीजें जानेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा ऋग वैदिक काल था, बौद्ध धर्म, आपका जैन धर्म, और इन सब में जो है उत्तर प्रदेश का क्या महत्व था। तो इन सब चीजों को हम क्या है उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, पूरा इतिहास हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपके जो उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड है इतिहास, उसको देखेंगे, क्योंकि हम आपको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा रहे हैं। बाकी जब आपका पूरा इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें आपका पूरा एक तरफ से इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय, और ये पार्ट 1 है आपका। और ये लगभग 30-30 या 40-40 मिनट की आपकी 3 क्लासेज होंगी, 3 या फिर 4 भी हो सकती हैं। तो 3 से 4 क्लासेज में आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है पूरा समाप्त होगा। और उसके बाद में हम मान के चलिए आपके लगभग 100 प्रश्न लेकर के आएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड लेके आएंगे, जो कि आपकी तैयारी को क्या करेगा और भी बूस्ट करेगा, और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ, करंट अफेयर्स और भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल या फिर आप जो टेलीग्राम का हमने लिंक दिया हुआ है उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और इन सभी चीजों का क्या है फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम देखेंगे अपना इतिहास, क्या उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास है या फिर कहे कि जो संपूर्ण इतिहास है, इसको क्या करते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब ये इसको नाम क्यों दिया गया प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और या फिर आपका ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि इस काल के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो वो कौन सा हमारा इतिहास काल हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, आपकी जो मानव लेखन जो यहाँ पे जो मानव था इस काल में, वो क्या है, लेखन के कार्य से क्या है, अनभिज्ञ था, यानी कि उसे नहीं नहीं आता था लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें क्या है, नहीं आता था। अब अगर आद्य ऐतिहासिक की बात करें, इसमें क्या है, के लिखित जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसा काल जहां पे हमें कुछ सिंबल मिले हैं, कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ मिला है, लेकिन क्या है, हमने उसको डिकोड नहीं कर पाया, यानी कि हमने इसको पढ़ नहीं पाया कि एक्चुअल में उस समय पे इसे क्या लिखा गया था। तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें लिखित चीजें प्राप्त हैं, क्या है, लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य प्राप्त है। और क्या है, साथ ही साथ क्या है, इन्हें हमने पढ़ा भी है, इन्हें क्या है, पढ़ा भी, यानी कि इनका जो है इन इसमें जो लिखा गया है ऐतिहासिक काल में, ये हमने पढ़ा है और ये हम पढ़ सकते हैं और ये पढ़ा भी गया है। तो आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि इतिहास के जो विभाजन है 3 भागों में कर सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आपका कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट है उनको देखेंगे पहले। पहला, मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? पाषाण काल में। किस काल में?
पाषाण। पाषाण मीन्स क्या होता है, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। यानी कि इस समय पे क्या था, जो हमारे औजार होते थे वो पत्थरों के बने होते थे। मोस्टली चीजें जितनी भी हम अपने तब का उस समय का जो मानव था वो अपने उपयोग में लाता था तो किससे लाता था, पत्थरों से बनाता था। चाहे वो अपने औजार हो गए या अपना जो भी चीजें यूज करता था वो किससे, आपका पाषाण काल, यानी कि पत्थरों का यूज करता था। अगला है आग। आज नहीं, यह है आग। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो। कब हुआ, पूरा पाषाण। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि जो मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया, तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। कब हो जाएगा आपका, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष चकिया, चंदौली, सिंगरौली घाटी तथा बेलन घाटी प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से आएंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल, यह आपका प्राग ऐतिहासिक काल की बात है। जो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं या फिर पूरा पाषाण कालीन सभ्यता जो थी, उसके जो अगर साक्ष्य देखेंगे, वैसे तो देश में बहुत सी जगह पे मिले हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के विशेष पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपके पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त है, तो आपको तीन याद रखने हैं। क्या, पहला है आपका चकिया। क्या है, चकिया, चंदौली। ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है चकिया, वहां से आपको अवशेष मिले हैं। दूसरा है आपका सिंगरौली घाटी, ये कहाँ पे, ये आपकी सोनभद्र में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, सोनभद्र में। और एक है बेलन घाटी। कौन सी घाटी आपकी, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी जो है ये आपकी प्रयागराज में पड़ती है। यहां से क्या है, आपके पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, बेलन घाटी के लोहदा नाला। लोहदा नाला, क्या, बेलन घाटी है, वहां पे एक क्षेत्र है लोहदा नाला क्षेत्र नामक स्थल से पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण यानी कि पत्थर के औजार मिले हैं। और उसके साथ साथ और क्या मिला है यहाँ से, आपका एक जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। किसकी, ये है आपकी पत्थर से, पाषाण से ही निर्मित है। पाषाण से निर्मित क्या है, एक मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। क्या है आपकी, एक जो है आपकी पाषाण में अस्थि निर्मित है। अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, यानी कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। कहां से मिली आपकी, बेलनगढ़। अब पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो पूरा पाषाण कालीन प्रतिमा मिली है, तो आपको बताना है बेलन घाटी से। कहां से, बेलन घाटी से आपको क्या है, एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। और क्या मिला है, आपके पाषाण उपकरण प्राप्त है। कौन से उपकरण प्राप्त हुए आपके, पाषाण उपकरण। और अष्ट निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो आपकी कहां से मिली है, वो आपकी मिली है बेलन घाटी से। अगला पॉइंट है, सराय नाहर से 15 समाधान मिले हैं। सराय नाहर से आपसे डायरेक्ट पूछता है कि 15 समाधान कहां से मिले हैं, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से। इसमें पूछता है मृतक का सिर जो है पश्चिम की ओर है। इसका मृतक जो है उनके जो सिर है, शवाधान का मतलब है शब्द, ये वाला शाह है यहाँ पे शवाधान, तो शवाधान है इसमें मिले हैं। और इसमें मिला क्या है, इसमें जो मृतक है उसका सर जो है किस तरफ है, आपका पश्चिम पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। अब ये जो साक्ष्य मिले हैं, ये जैसे आपको हमने बताया कि अस्थि की माता देवी की प्रतिमा मिली है। इन साक्ष्यों से क्या है, इन साक्ष्यों से क्या, इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि इन्हें आग का, यानी कि आग का, आपका कृषि कार्य का, गृह निर्माण आदि का ज्ञान क्या था, नहीं था। किसका, ना ही आग का इन्हें ज्ञान था, ना ही आपका कृषि कार्य का कोई भी ज्ञान था, ना ही आपका क्या है गृह कार्य, यानी कि ये ऐसे ही भटकते रहते थे। इनके पास कोई भी उस समय के मनुष्य पास क्या था, घर नहीं था, ना ही ये कृषि कार्य करना जानते थे, और ना ही ये इनको क्या था, आग से परिचित थे। तो कहेंगे सर जब इन्हें आग भी नहीं पता था, ये गृह निर्माण भी नहीं था, ये कृषि कार्य भी नहीं करते थे, तो ये खाते पीते क्या थे, ये करते क्या थे कि ये आपका जो जानवर होते थे उनको पकड़ के मारते थे और उन्हीं को ही खा लेते और कच्चा खा लेते थे, क्योंकि आग नहीं थी तो ये पकाते किसमें। तो लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जहां से इनके पशुपालन के लिए जो है उनका वो मिलता है कि हाँ ये पशु पालते थे। अब कैसे, जैसे आपका हो गया कुत्ता हो गया, तो इन्होंने कुत्ता पाल लिया, बकरी पाल ली, इससे क्या होता था, इन्हें दूध मिला, या फिर ये क्या करते थे, उसी को मार के खा जाते थे।
अगला है नव पाषाण कालीन। अगला अब आ जाती है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज। नव पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके प्रयागराज से मिलते हैं, मिर्जापुर से मिलते हैं, सोनभद्र, प्रतापगढ़, इन जिलों से मिलते हैं। कहाँ से? प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़। यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं? आपके नव पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? आपके नव पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इनको मिलते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के साथ। जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं इनके साथ क्या? गर्त चूल्हे। क्या? गर्त चूल्हे। सिंह के आभूषण, यानी कि सिंह के आभूषण प्रतापगढ़ जनपद से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? आपके प्रतापगढ़ जनपद से क्या प्राप्त हुए? गर्त चूल्हे और सिंह के आभूषण। क्या है? कि सिंह, सिंह नहीं है, सिंह है, सिंह यानी कि जानवर का सिंह के आभूषण। का है कि सिंह के आभूषण और गर्त चूल्हे मध्य पाषाणकालीन कहां प्राप्त हुए हैं? आपके प्रतापगढ़ जिले से। कहां से प्राप्त हुए हैं? प्रतापगढ़ से। तो ये भी आप याद रखें, प्रतापगढ़ से आपको सिंह के आभूषण और गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है दमदमा क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ? ये आपको याद रखना है। दमदमा क्षेत्र से आपको प्राप्त हुआ है 41 शवादान, गर्त चूल्हे और युगल समाधियां। क्या? कैसी समाधि? युगल समाधियां। अब सरायनहर से क्या प्राप्त हुआ था? आपको 15 समाधान मिले थे। कितने? 15 समाधान। लेकिन दमदमा से आपको कितने समाधान मिले हैं? आपके 41 समाधान मिले। कितने मिले हैं आपको? 41 समाधान मिले। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सरायनहर से 15 समाधान और आपके जो आपका दमदमा क्षेत्र है वहां से कितने आपको मिले हैं समाधान? 41 समाधान मिले हैं। अगला पॉइंट है कोलडिहवा। कोलडिहवा, कोलडिहवा से 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो वो कहा क्या है? आपका कोलडिहवा। क्या है आपका? कोलडिहवा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो आपके मिलते हैं कोलडिहवा से। कहां से मिलते हैं? आपके कोलडिहवा से मिलते हैं। अब अब हम देखेंगे अपना आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश में क्या क्या मिला है? ये ऊपर आपने देखा पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला था। ये चीजें जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए एक कॉम्पैक्ट इतिहास लेके आए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए ही इंपॉर्टेंट है और आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है वो चीजें आपके जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो आपको लग सकता है कि सर इतिहास बहुत छोटा सा बता रहे। इतिहास आपका इतना है कि आपकी 6 महीने क्लास चलेगी तब भी आप क्या है कंटिन्यू, तब भी आपका इतिहास कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इस काल में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। आपको याद रखना है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में किया गया? तो आपका आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया। कब किया गया? आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में जो तांबा का प्रयोग था, इसके बाद में यहाँ पे क्या किसका प्रयोग शुरू हुआ? लोहे का उपयोग शुरू होता है। किसका? लोहे का, यानी कि लोहा। और लोहे को हम क्या कहते हैं? लोहे को हम क्या कहते हैं? श्याम अयश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम अयश। क्या? श्याम अयश भी कहते हैं। किसको? लोहे को। सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू हुआ आद्य ऐतिहासिक काल में। लोहे का जो है आपका उपयोग शुरू हुआ कब? आद्य ऐतिहासिक काल में। इसलिए इस काल को क्या हमने नाम दे दिया? ताम्र पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक काल भी कहा जाने लगा। किसे? आद्य ऐतिहासिक। तो आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि आद्य ऐतिहासिक काल को और क्या कहा जाता है। आपको नीचे 4 ऑप्शन होंगे तो आपको बताना होगा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक काल भी कहा जाता है। अगर इसके कालखंड की बात करेंगे तो इसका कालखंड माना जाता है आपका 3000 से 500 ईसा पूर्व। कितना? 3000 से 500 ईसा पूर्व जो है इसका कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में क्या हुआ? इस संस्कृत का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृत के रूप में जाना। जो ये कालखंड था इसमें जो हड़प्पा संस्कृत है इसका जो है एक बहुत बड़ा भाग माना जाता है इसके रूप में कि जो हड़प्पा संस्कृत थी वो हमारी आद्य ऐतिहासिक कालीन संस्कृत थी, या इसे क्या है हम ताम्र पाषाणिक संस्कृत के अंतर भी रख सकते हैं। किसको? हड़प्पा कालीन संस्कृत को। ठीक है, तो ये बात भी आपको रखनी है। सबसे मेन पॉइंट ये है आपका इंपॉर्टेंट
कि यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति कौन सी? आपकी जो हड़प्पा संस्कृति है, ये जो दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया की प्रथम कैसी थी? नगरीय संस्कृति। कैसी? नगरीय संस्कृति। संस्कृति कैसी संस्कृति? आपकी नगरीय संस्कृति थी। कौन सी? आपका जो हड़प्पा संस्कृति, वो आपकी प्रथम नगरीय संस्कृति कहाँ की? आपकी दक्षिण एशिया की। अब अगर हड़प्पा काल में देखें तो आपका आलमगीरपुर आ जाता है, आपका हुलास जो कि वर्तमान में सहारनपुर में है, बड़ा गांव जो कि बागपत में है, मानपुरा जो कि बुलंदशहर में है, आपका कैराना जो कि शामली में है। आदि स्थलों की पहचान हड़प्पा कालीन बस्तियों के रूप में की गई। आपका आलमगीरपुर हो गया, हुलास हो गया, बड़ा गांव हो गया, मानपुरा हो गया, आपका कैराना हो गया। ये सारी चीजें हैं, जो ये स्थल हैं, इनकी पहचान किसके रूप में की गई? आपकी हड़प्पा कालीन बस्तियों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा काल में यहाँ पे जो है बस्तियां थी, जो हड़प्पा कालीन बस्तियां थी, इनके रूप में क्या की गई? इनकी पहचान की गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आलमगीरपुर में रोटी बेलने की चौकी, क्या? रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के अनेक टुकड़ों के अवशेष मिले। अब अगर आपसे पूछे कि रोटी बेलने की चौकी आपके घर में, सबके घर में, किसी घर में गोल होती होगी, किसी के घर में चौकोर होती होगी, इसे क्या बोलते हैं? कहीं कहीं हमारे यहाँ तो जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं पाटा। यानी कि रोटी बेलने के लिए जो होता है उसको पाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाटा। अब वर्तमान में तो जो किचन है उनमें जो लगा होता है आपका किचन टॉप, उसी पे रोटी बेली जाती है। लेकिन पुराने समय में लकड़ी का एक गोल सा चौकी सी होती थी, कहीं कहीं उसे चौकी भी बोलते हैं और कहीं कहीं उसे क्या बोलते हैं? पाटा भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप समझ लीजिएगा। मम्मी, दीदी, बुआ, आप सबकी क्या है, इस पे रोटी बेलती है, यानी कि रोटी को गोल करती है। तो ये चीज मिली है, कहाँ से मिली है? आपकी आलमगीरपुर से मिली है, आपको याद रखना है। आलमगीरपुर से क्या मिला है? रोटी बेलने की चौकी और कटोरी। क्या? कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ जो संस्कृत थी, वहां पे रोटी बेलने की चौकी का उपयोग किया जाता था और कटोरी का भी उपयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने बिठूर में की थी। किसमें की थी? बिठूर में। उस समय इसे क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त भी कहते थे। किसे? बिठूर को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। अगला पॉइंट, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। इसका पुराना नाम जय संहिता था। क्या? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। कौन सा? आपका जो महाभारत है, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका ये काल था, इसमें क्या हुआ? इसमें आपके बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए। जैसे आपका रामायण हो गया, रामायण की रचना आपकी महर्षि वाल्मीकि ने की। उसके बाद में हिंदी वर्जन में जो रामचरितमानस था, उसकी आपकी रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की। और जो महाकाव्य आपका महाभारत था, इसकी रचना किसने की? आपकी इसकी रचना आपकी की महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। और इसे उस समय पे क्या कहते थे? जय संहिता भी कहा जाता। क्या कहा जाता था? आपका जय संहिता भी कहा जाता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब अगला और अंतिम काल हमारा आ जाता है ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। अब देखिए, ऐतिहासिक काल, इसमें पहला पॉइंट है, इसे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। किसको? जो हमारा ऐतिहासिक काल है, इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। या फिर आपको इसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसका विकास कब हुआ? इसका विकास 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक। कब? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व। क्या? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक इसका क्या है? विकास माना जाता है। अगर इसके फैलाव की बात करेंगे, तो जो हमारा ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल था, इसका अगर फैलाव की बात करेंगे तो सिंधु नदी। कहां से? सिंधु। अब सिंधु नदी कहां पे है? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाक में है। वहां से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। कहां तक? भारत के पश्चिम बंगाल तक क्या है इसका आपका फैलाव रहा है। यानी कि इसकी जो सीमा है वो कहां थी? सिंधु नदी से लेकर के आपका पश्चिम बंगाल तक। इस सभ्यता को हम कितने भागों में बांटते हैं? इस सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। क्या? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला पॉइंट है,
आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो आपको बताना है कि जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी हमारी कौन सी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। कौन सी, संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। किसकी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। और इनके द्वारा जो धातु खोजी गई थी वो कौन सी थी, लोहा। कौन सी थी, लोहा। आर्यों ने कौन सी आपकी धातु खोजी थी, लोहा धातु खोजी थी, जिसे क्या कहा जाता है, श्याम अयस भी कहा जाता है। कौन, क्या कहा जाता है, श्याम अयस। आपसे पूछ सकता है कि श्याम अयस किस धातु को कहते हैं, तो आपको बताना है जो श्याम अयस है वो आपको कहते हैं किसको, लोहे को कहते हैं। किसको, लोहे को क्या कहते हैं, श्याम अयस कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, इस समय उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मध्य देश कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था। इस समय उसको इसको क्या कहा जाता है, मध्य देश कहा जा सकता है। क्या कहा जाता था, मध्य देश। जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के मैदान तक विस्तृत था। क्या, गंगा के मैदान तक विस्तृत था। इसमें कुरु और पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। कौन से, कुरु और पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। किसमें, मध्य देश में। आपसे पूछे कि मध्य देश में कौन से विशाल राज्य थे, तो आपको बताना है कुरु और पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। कहां पे, आपका मध्य देश में। कहां पे, मध्य देश में। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल कहा जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है इसके अंतिम चरण को क्या कहा जाता है, महाकाव्य काल कहा जाता है। क्या, महाकाव्य काल कहा जाता है। हमने अभी आपको पहले बताया कि इसमें आपके महाभारत की रचना होती है, आपकी रामायण की रचना होती है। और महाभारत को क्या कहते थे, जय संहिता कहा करते थे। तो इन चीजों का जो काल है वो कौन सा था, उत्तर वैदिक काल को क्या कहते थे, महाकाव्य काल कहा जाता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र, यानी कि जो काशी का क्षेत्र यानी जो वाराणसी का क्षेत्र है, इसे क्या है, इस क्षेत्र में वाराणसी स्थित थी। किसमें, काशी जो वर्तमान में वहां पे कौन सा क्षेत्र स्थित था, आपका वाराणसी क्षेत्र स्थित था। अब उत्तर उत्तर वैदिक काल में अजात शत्रु काशी का राजा था। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में काशी का राजा कौन था। क्या, काशी का राजा कौन था, तो आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में जो अजात शत्रु है वो काशी का राजा था। क्या था, काशी का राजा था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वैदिक काल बीता तो हमने बहुत सी चीजों का क्या हुआ, उनकी खोज कर ली। जैसे आग की खोज हो गई, तांबे की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई। इन सब चीजों की खोज होती चली गई। हमने बस्तियां खोज ली। तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता थी और आगे बढ़ती थी। जब आगे बढ़ती चली गई तो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि अपने जो जगह थी वहां पर रहने का एक स्थायी बंदोबस्त करने लगे। कैसा बंदोबस्त करने लगे, स्थायी बंदोबस्त करने लगे। जब स्थायी बंदोबस्त होने लगा तो एक तो होता है जनपद, जो आपके क्या बोलते हैं, जिले को। किसको बोलते हैं, जिले को। अब जब ऐसे ही कई जनपद हो जाते थे तो वहां पे एक बड़ा होकर के उसको क्या बोलने लगे, हम महाजनपद बोलने, क्या बोलने लगे, महाजनपद। जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ धीरे धीरे, उस समय पे क्या हुआ, ये जो जनपद थे वो कुछ जनपद मिलते थे और एक उसका एक राजा होता था। तो उनका वो एक पूरा क्या हो जाता था, महाजनपद हो जाता था। तो इस तरह से हम आगे आगे आकर के हम किस काल में एंटर किए, महाजनपद काल में। किसमें, महाजनपद काल में। अब उस समय पे ऐसा जो साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, जो बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। क्या, कौन सा निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है 16 महाजनपदों की चर्चा है। कितने महाजनपदों की चर्चा है, 16 महाजनपदों। अब ऐसा क्यों, जैसे हम उत्तर वैदिक काल से नीचे आगे बढ़े, उसी समय पे क्या हुआ, आपका हमारे जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ धीरे धीरे। और भी जो शैव धर्म थे, वैष्णव धर्म थे, इन सभी धर्मों का धीरे धीरे उदय होता है। तो उदय होने में क्या है कि बौद्ध ग्रंथ थे उसमें एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई। किसमें, 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और एक जो साथ में एक जैन ग्रंथ मिला, क्या, जैन ग्रंथ, उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या, भगवती सूत्र। इसमें भी क्या है, महाजनपदों की चर्चा थी, यानी कि 16 महाजनपदों की यहाँ पे भी चर्चा थी। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश, आपको 16 नहीं पढ़ने। अब आप आइए कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। जबकि उत्तर प्रदेश को उस समय क्या कहा जाता था, मध्य देश। हमने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश को उस समय क्या कहा जाता था, मध्य देश कहा जाता। तो जो मध्य देश का क्षेत्र था
उसमें आपके जो भी 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपदों का क्षेत्र आपका कहाँ पाया गया? आपके मध्य देश में पाया गया। कहाँ पे? मध्य देश में कुल 8 महाजनपद थे, जबकि आपके जो कुल महाजनपद थे वो आपके 16 थे। आपसे पूछता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा है, या फिर किस जैन ग्रंथ में आपके 16 महाजनपदों की चर्चा? तो आपको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है ये आपका जैन ग्रंथ है। इसमें जो है क्या है? आपके महाजनपदों की चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? 8। कितने? 8। यानी कि जो मध्य देश था, तत्कालीन मध्य देश और वर्तमान उत्तर प्रदेश, इसमें कितने महाजनपद पाए जाते थे? कुल 8 महाजनपद पाए जाते थे। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 8 महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी। आपको राजधानी भी पूछता है और आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा महाजनपद मध्य देश या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो आपको 3 नाम तो आपको देगा ये वाले 8 से, और एक नाम कोई अलग से डाल देगा, तो आपको वही वाला आपका क्या है? जवाब, सही जवाब होगा। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या? वत्स। इसकी कौशाम्बी थी आपकी, इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। दूसरा है काशी, इसकी राजधानी आपकी वाराणसी थी। तीसरा था कौशल प्रदेश, इसकी राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। मल्ल जनपद था, मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी आपकी कुशानारा या फिर पावा थी। और ये आपका पांचाल, तो पांचाल जो महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी अहिच्छत्र थी। कौन सी? अहिच्छत्र। एक बार फिर से देखेंगे, जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। काशी महाजनपद की राजधानी आपकी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। और मल्ल महाजनपद की राजधानी आपकी कुशानारा या फिर पावा थी। और जो पांचाल महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी क्या थी? अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र थी। आगे आगे देखेंगे, जो हमारा छठा है चेदि महाजनपद। कौन सा? चेदि महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो हमारी कौन थी? शुक्तिमती। कौन सी? शुक्तिमती आपकी चेदि महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। एक आपका था कंबोज महाजनपद, तो कंबोज महाजनपद की राजधानी आपकी हाटक थी। क्या थी? हाटक थी। और शूरसेन यानी कि जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो ये 8 आपके महाजनपद थे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते थे, या फिर तत्कालीन मध्य देश में 8 महाजनपदों की चर्चा थी। तो इनमें आपकी सबकी राजधानी आपने देख ली। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगली क्लास में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, और आपको जैन धर्म बताएंगे जो उत्तर प्रदेश बीच में क्या है, उत्तर प्रदेश से जो भी संबंध होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और आपका हर्यक वंश, शिशुनार वंश और आपका नंद वंश, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। मगध राज्य के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के बीच में होगा, इन चीजों को बताएंगे। और उसके बाद में फिर अपनी आगे की क्लास लेंगे इसी उत्तर प्रदेश के इतिहास को ही लेकर के। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी साथी एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी, आपके साथियों को क्या है, आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।